सो हेलो बच्चों। आज हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमारा एलपीजी का एल पूरा हो गया था। एल मतलब सर लिबरलाइजेशन, बच्चों गलत नहीं, लिबरलाइजेशन पूरा हो गया था। आज हमें आगे की डिस्कशन कंप्लीट करनी है उस चैप्टर के साथ और थोड़ा और इसके हम कॉन्सेप्ट्स को ठीक करेंगे। माना कि ये रिवीजन है, बट स्टिल मैंने आपको जो वादा किया था कि रिवीजन कैसी होगी, एकदम इन डेप्थ जाके। ओके सर, सो लेट मी वेलकम यू माई सेल्फ अतुल सागर। मैं आपका स्वागत करता हूं सीआई कलम विद्या मंदिर क्लासेस पे, और मैं अतुल सागर आपका फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी, और आपके साथ चैप्टर 3 की रिवीजन को आज कंप्लीट करने आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले डीमोनेटाइजेशन से। ठीक है सर, डीमोनेटाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो माफ करना बेटा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। डीमोनेटाइजेशन ये रहा, स्पेलिंग सही होगी, इंग्लिश में अच्छे नहीं थे ना। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन। सर डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? आप मुझे जवाब दोगे कि डीमोनेटाइजेशन होता है सर जब है ना गवर्नमेंट क्या करती है। सर गवर्नमेंट ना पैसे रोक देती है। मतलब सर मतलब कि पैसे नहीं जाएंगे इकोनॉमी में? नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट ना बोल देगी अब से ये वाले नोट ना प्रिंट नहीं होंगे या फिर ये वाले नोट यूज नहीं होंगे। मतलब फिर उन नोट का क्या होगा, फिर उन नोट से करना क्यों है, क्यों करना है ये सब चीजें, लाइक थिंग्स। चलो समझते हैं, वही आपका पार्ट है। देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कि नवंबर 8 2016, इस डेट को याद रखना। ये बड़ी होकर क्या बनेगी, आपकी एमसीक्यू बनेगी। इस दिन हमारे पास एक न्यूज आती है रात को, क्या, डिमोनेटाइजेशन। सर इसमें क्या होता है, हमारे मोदी जी आते हैं ऑनलाइन और बोलते हैं भाइयों बहनों कल से 500 और 1000 के नोट नहीं यूज होंगे। सर मतलब क्या है? सर 500 और जो 1000 है ये ना, ये जो नोट्स थे 2016 से पहले, इनके पास क्या था, लीगल टेंडर करेंसी का स्टेटस था। सर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये आपका, ये बायर और ये सेलर। हाँ जी सर, बायर और सेलर दोनों। बायर क्या कर रहा है, बायर कुछ सामान खरीदता है सेलर से, और बायर क्या देता है इसको, पैसे। अब लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि इस पैसे के रूप में क्या आप 500 का नोट दे सकते हो, क्या आप 1000 का नोट दे सकते हो, ये होता है लीगल टेंडर। अब जब हम किसी चीज का लीगल टेंडर बंद कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब से ये वाले नोट यूज नहीं होंगे। गवर्नमेंट इसका अल्टरनेटिव आपको बताएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या अल्टरनेटिव बताया, हमें थोड़े समय बाद एक नया 500 का नोट और 2000 का नोट देखने को मिल गया था, और वो भी आगे जाके बंद हो गया 2000 का। अब सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 500 का नोट चल रहा है। सर क्यों करा जाता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया क्या हो रहा है इसमें, क्यों करा जाता है इस पे बात करेंगे। सर क्यों करा जाता है, वाई, वाई की बात जब हम करते हैं तो वाई का जवाब आता है कि सिंपल। सर करेंसी को हम जब बंद कर देना तो सिंपल, आप एक दिमाग में रखिए। सर क्या दिमाग में, लेट्स से आप हो, आपको पता करना है कि आपके पास आपका टोटल पैसा, या फिर बोलूं आपके पास, तो आपने बहुत पैसा प्रिंट किया था। सर प्रिंट किया था, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, सही से समझाओ थोड़ा और, एक मिनट बेटा, ये लो। लेट्स से ये आपकी गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट ने ना नोट प्रिंट किए हुए थे, नोट प्रिंट किए हुए थे, या फिर मैं और अच्छे समझाऊं, लेट्स से ये आपका ए, यानी मैं, ये मैं ए, और ये आपके जतिन सर जे, ए जे। ए और जे के बीच बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन चलती रहती थी। कभी वो मुझे पैसे देते और मैं भूल जाता, ऐसे हमारे बीच में ट्रांजैक्शन चलती रही। सर एक दिन क्या हुआ, ऐसे ना जतिन सर को बहुत ट्रांजैक्शन हो रही थी। जतिन सर ने अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करी तो उन्होंने कहा कि जब मेरी सैलरी आती है 1 लाख, पर मेरे पास से खर्चा में मेरे सिर्फ अकाउंट में ऑनलाइन दिख रहा है सिर्फ 15,000 रुपए ऑनलाइन खर्चा। उन्होंने बोला बाकी के 85 कहां गए, बाकी के 85 कहां गए। इनके दिमाग में एक चीज क्लियर होगी, 85 का जो भी यूज है वो कैश में हुआ है। हाँ जी कैश में हुआ है, पर कैश में कहां हुआ है, किसके पास कितना गया, किसके पास है, ये फलाना ठिकाना सब जानना। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हम जतिन ने क्या कहा, जतिन ने बोला कि जतिन मान लो इसने ऐसे गवर्नमेंट को भी ये करना था, गवर्नमेंट को पता करना था कि किसके पास कितनी कैश होल्डिंग है, कौन कैसे इसका यूज कर रहा है, एवरी सिंगल थिंग का जब हमें जानना है तो सिंपल हम वो चीज बंद कर देते हैं। तो अपने आप वो लोग आज सामने आ जाएंगे, भाई हमारे पास था हमें ये चेंज करके दे दो, हमारे पास था ये चेंज करके। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन पे आपके उसके दिन के बाद से काफी लंबी लंबी कतारें लगी थी ताकि लोग अपना पैसा बदल पाए। हाँ जी सर, तो सेम ये भी यहीं पे किया गया
कैश होल्डिंग को पता करना। सेकंड सर आपने सुना हुआ है काफी ज्यादा लोगों के मुंह से, जब भी इलेक्शन आते हैं तो कुछ ना कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सर कैसे? इलीगल सपोर्टिंग, जैसे पैसा बांटा जा रहा है। अब सवाल आता था पैसा, कई बार लोगों के नाम उठते थे, कई सारे बाबाओं के नाम उठते थे कि इनके पास पैसा रखा हुआ है या फिर इन्होंने इस पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग, पिक्चरों में देखा होगा आपने, ऐसी ट्रांजेक्शन्स और कैश होल्डिंग, इन चीजों को हमें कम करना है। अगर मैं सिंपल और अच्छे से बोलूं तो आपने वर्ड सुना होगा ब्लैक मनी। सर इस चीज को अगर कम करना है तब हम क्या करते हैं? डिमोनेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा सर इससे फायदा मिलता है? बहुत फायदा मिलता है बेटा। आपने जरा सुना होगा जीएसटी के टाइम पे, अभी मैं जीएसटी समझाऊंगा तब मैं एक और बार इस चीज को रिपीट करूंगा। सर जीएसटी को लाने का और वैसे ही डिमोनेटाइजेशन, इन दोनों का सिंपल एस्पेक्ट था कि हमें मैक्सिमम मार्केट को डिजिटल मोटिव में लाना है। सर डिजिटल मोटिव का मतलब क्या होता है कि ना आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप ज्यादा ऑनलाइन चीजें यूज करो। ऑनलाइन चीजें मतलब सर सामान लो, ऑनलाइन पेमेंट करो। सामान कोई बाय कर रहे हो, कोई सेल कर रहे हो, ऑनलाइन पूरी फॉर्मेट है। उससे फायदा क्या होता है सर? पहला, ऑनलाइन हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन होगा। क्यों सर? आप भी इसकी एंट्री पास करोगे और बैंक भी इसकी एंट्री पास करेगी, क्योंकि बैंक के पास से भी तो पैसा जा रहा होगा। दोनों के पास एंट्री होगी तो वो रिकनसाइल कर पाएंगी, BERS रिकनसाइल कर पाएंगे, तो उनको भी पता रहेगा कि जो आप शो कर रहे हो और जो बैंक शो कर रही है, क्या वो दोनों सेम है या सही है, गलत है, अलग है, एवरी सिंगल थिंग। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, सर इसके बाद है ना नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जीएसटी। ओके सर, जीएसटी। सर आज नोट्स नहीं है क्या? नोट्स हैं सर। पहले थोड़ा सा हम बेस बना लें, वो जो वही पुरानी वाला तरीका, पहले कोई बेस, फिर चीजें जब हमें समझ में आ जाएंगी तब वापस नोट्स पे आ जाएंगे। सर जीएसटी, सर जीएसटी का हमने पढ़ा हुआ है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? सर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सर जिसमें लेवे का मतलब कि सर जो पे करेगा, पे करने की लायबिलिटी, एंड सर पे यानी कि जो एक्चुअली पे करने वाला है, सर क्या? लेवे, पे करने की लायबिलिटी, एंड पेड, एक्चुअली पे करने वाला। सर दोनों कौन होंगे? अलग अलग। मतलब सर फॉर एक ट्रांजेक्शन समझाता हूं सर। लेट्स से बेटा ये आपका वही वापस से ये हम 3% बनाए। सर लेट्स से इसने ये गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जतिन सर पे क्या किया? जतिन सर पे सर लेट्स से 1,000 रुपए का जीएसटी लगाया, 1,000 रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी आई। अब सर क्या ये जतिन सर ही जीएसटी पे करेंगे अपनी जेब से? नहीं सर, जतिन सर ये जो 1,000 रुपए हैं ये कलेक्ट करेंगे आगे कस्टमर से। सर कस्टमर से मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जीएसटी एक कमर्शियल टाइप टैक्स बन गया? हाँ बेटा, कमर्शियल कैसे? सर ये सिर्फ और सिर्फ आएगा कब? जब आपकी ट्रेड होगी या फिर बोलूं सप्लाई होगी। सप्लाई सर, सप्लाई मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई नहीं, सप्लाई अंडर सेक्शन 71AA। सर मतलब क्या होता है इसके अंदर? सप्लाई मीन्स एंड इंक्लूड्स, चलो लिख के बताता हूं। सर देखो सप्लाई मतलब सप्लाई, सर सप्लाई किस किस को कहते हैं? थोड़ा सा जीएसटी के अंदर जा रहा हूं समझने के लिए। सर जैसे आप बार्टर कर रहे हो, सर आप लीज कर रहे हो, आप रेंटल कर रहे हो, आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो। सर डिस्पोज मतलब एसेट्स को तबाह करना या फिर एसेट्स को बेच देना, एवल सिंपल थिंग समझ लो। एंड ट्रेड कर रहे हो, सर ट्रेड मतलब बाय एंड सेल, ट्रेड यानी बाय एंड सेल और एक्सेट्रा। इनमें से कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ये एक्टिविटी कब करनी है? सर किसके? पहली बात ये अगेंस्ट में करनी है। क्या करनी है? अगेंस्ट में। सर अगेंस्ट में किसके? अगेंस्ट में किसके? सर कंसीडरेशन होना चाहिए, अगेंस्ट कंसीडरेशन। सर मतलब सप्लाई, सप्लाई मीन्स एंड इंक्लूड्स सेल, बार्टर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ट्रेड एक्सेट्रा। किसके अगेंस्ट में करना है सर? अगेंस्ट कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मनी में चलेगी? हाँ सर। काइंड में चलेगी? हाँ। पार्शियल चलेगी? हाँ। दोनों मिला के चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी। बट सर एक है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, वो क्या? फॉर फर्दरेंस
और ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सर मैं बोलूं, जिस चीज का आप सप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी, मान लो लेट्स से आप रेंट पे कोई चीज दे रहे हो, तो रेंट पे देना आपका रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेंट पर देना रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी ये सप्लाई बनेगा। अब सर ये जब लेट्स से ये एक पर्सन है, इसने इसको कोई चीज रेंट पे दी, ओके सर, रेंट पे दी, रेंट पे देगी तो इस पे कोई बिल बनेगा, हाँ जी सर, इस बिल पे आएगा जीएसटी, हाँ जी सर, जीएसटी आएगा। अब ये जीएसटी का पे करने की लेवे, यानी लेवे किस पे होगा? इस ए पे, पर एक्चुअली में कलेक्ट किससे किया जाएगा? ये बी से। दैट्स व्हाई इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स और कमर्शियल टैक्स। ओके, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। कमर्शियल वैसे कोई नाम नहीं दिया गया, कमर्शियल में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अभी आपने कमर्शियल वर्ड बहुत सुना होगा, दैट्स व्हाई बोल रहा हूं। ओके सर, तो हमें ये समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमें ये समझ में आया सप्लाई क्या है, हमें ये सब नया समझ में आया कहां पे है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना चाहूं मैं, तो आप इसका सेक्शन नंबर अगर कोई याद करना है तो सेक्शन 7 याद कर लीजिएगा। सर कौन से एक्ट का? जीएसटी का। जस्ट आपको थोड़ा सा एज देने के लिए, मान लो आंसर को थोड़ा अच्छा दिखाना है तो आप कोट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, हमारा मतलब सर हमने जीएसटी समझा, हमने डिमोनेटाइजेशन का। अब एक बार नोट्स को देख लेते हैं, नोट्स क्या कहते हैं इन बातों के ऊपर। सर सबसे पहले आपका डिमोनेटाइजेशन, जैसा मैंने आपको कहा था, क्या कहता है सर? इट इज अ पॉलिसी और एक्शन बाय द गवर्नमेंट इन विच दे withdraws the status of legal tender from existing currency। मतलब कोई करेंसी एग्जिस्ट करती है, हमने उससे लीगल टेंडर, यानी कि आज से ये करेंसी यूज नहीं हो सकती। ठीक है सर, जो मैंने लिखा इट मींस आज से ये नोट्स ट्रांजैक्शन के लिए मान्य नहीं होंगे। सर कब हुआ? ऑन नवंबर 8 2016 उस दिन क्या हुआ? हमारे 500 और 1000 के नोट्स को एज ए लीगल टेंडर का, जो भी उनका लीगल टेंडर का स्टेटस उनसे छीन लिया गया। ओके सर, सर क्यों किया गया था? हमें एंटी सोशल एक्टिविटीज, जैसा मैंने आपको बताया कि सर वो गवर्नमेंट वाली फंडिंग, इलेक्शन के टाइम पे ऐसी एक्टिविटीज, या फिर सर हमें इलीगल ट्रांजैक्शंस लाइक कैश ट्रांजैक्शंस, फंडिंग, इन सबको रोकना था। ओके सर, नेक्स्ट रिड्यूस शैडो इकोनॉमी। सर शैडो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सर जैसे सिंपल समझो, आप चलते हो तो आपके साथ साथ आपकी शैडो भी चलती है। हाँ जी सर, आप कुछ कर रहे हो तो लोगों को दिख रहा है, शैडो कुछ कर रही है तो वो नहीं दिखता जल्दी। तो सैंपल थिंग, हम कुछ भी करें अगर उसका बिल बन रहा है लीगल, पर वही ट्रांजैक्शन इलीगल तरीके से विदाउट बिल में बन रही है, शैडो इकोनॉमी। मतलब सर एक एग्जांपल समझता हूं, आप एक मान लीजिए एक कार खरीद के लाए, कार मान लीजिए, कार नहीं हटाते हम, कुछ मटेरियल खरीद के लाए अपने बिजनेस के लिए। हाँ जी सर, ये मेरा मटेरियल, ये मैं खरीद के लाया बिजनेस के लिए, इसका बिल बना तो गवर्नमेंट को पता है कि मैंने ये चीज खरीदी होगी, या फिर और मैं आगे इसको बेचूंगा तो गवर्नमेंट, बिल बना के बेचूंगा तो गवर्नमेंट को पता होगा बिकेगी भी। लेट्स से मैं इसका कैश, इसकी ट्रांजैक्शन पूरी कैश में करके आया और मैंने उससे बोला कि भैया इसका बिल नहीं बनाना, बिल नहीं बना तो क्या हुआ? क्या गवर्नमेंट को पता चला कि ये चीज मेरे पास आई है? नहीं सर, पर ये चीज उसी के साथ, मेरी ट्रांजैक्शन के साथ ही साथ हुई है। हाँ जी सर, शैडो की तरह चली है, दैट्स व्हाई इट इज अ शैडो इकोनॉमी। अच्छा सर, लीगल मेथड ओनली, तो हमें सिर्फ शैडो इकोनॉमी को खत्म करा दे, यानी कि हम सिर्फ लीगल मेथड यानी कि बिल के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस करें। नेक्स्ट सर, टू रिड्यूस होल्डिंग ऑफ कैश एंड ब्लैक मनी, हमें कैश होल्डिंग और ब्लैक मनी की होल्डिंग्स को कम से कम करना था, जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बोल दिया था। एंड लास्ट में सर डिजिटल मोटो, डिजिटल मोटो हमारा क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन चीजें यूज करें। सर इससे फायदा क्या होगा? आपके पास भी बिल बनेगा, उनके पास भी बिल बनेगा, रिकंसाइल हो पाएगा कि ये चीज यहां भी सही है और वहां भी सही है। वहां कौन सर? बैंक के पास। ओके सर, नेक्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट। सर क्यों नेगेटिव इंपैक्ट? क्यों? आपने इतने अच्छे अच्छे फायदे गिनाए, बेटा देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, तो नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, आपको पता है बेटा कि इंडिया अभी भी पूरी तरह से डिजिटल मोटो पे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी लोग इतने ज्यादा फैसिलिटेट नहीं हुए हैं कि आप डिजिटल चीजों का यूज करो। हाँ जी सर बिल्कुल, अब इन चीजों को आप सही से नहीं कर सकते तो इस चक्कर में दिक्कतें आती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? अगर मैं आपको बोलूं, अभी भी कुछ ऐसे इलाके जहां पे कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है तो उन पे क्या हुआ? कैश का इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि उस समय पे कैश नहीं था, या फिर कैश की सप्लाई बंद हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी, इस वजह से जो लोग ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे कैश में ही करते थे, उनको दिक्कत आने लग गई। दूसरा सर, मास ले ऑफ पीपल, कंपनीज के पास पैसा नहीं है, कैश नहीं, जो ट्रांजेक्शन करते हो तो वो लोग काम छोड़ छोड़ के जा रहे थे, जिस वजह से न्यूमरस पीपल मार्जिनलाइज हुए, मतलब कि लोग अपना घर यहां से छोड़, शहरों को छोड़ के अपने गांवों में या फिर अदर जगह पे प्लेस ऑफ कर रहे थे, या फिर जगहों पे जा रहे थे जहां पे वो रहते थे। इससे दिक्कतें क्या आती है सर? लेट्स से बेटा मान लो आपका कोई इंप्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है आज, आप ना पर कैश में ट्रांजेक्शन करते थे सारी, मैं आया, मेरे से सामान कैश में लिया, लाओ और अच्छे से, और अच्छे से लाओ,
वापस से लाता हूं आपको थोड़ा सा, एक सेकंड। लेट्स से ये आप हो लाला जी। कौन हो आप? लाला जी। ये आप हो हमारे लाला जी। ओके सर, लाला जी की दुकान है। लाला जी के पास है ना एक छोटू काम करता था। ये छोटू ना बहुत हेल्प करता था लाला जी के आने से पहले, दुकान खोल लेता था, दुकान बंद भी करता था, सारे सामान को सेट करता था। लाला जी कई बार होते भी नहीं थे तो दुकान चला लेता था, बहुत अच्छे से चलाता था। लाला जी की गंदी आदत थी, वो ना सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन करते थे। लाला जी बोलते थे सामान लूंगा तो नगद में लूंगा, सामान दूंगा भी तो नगद में दूंगा। ये बड़ी दिक्कत थी। लाला जी को तो लगता था बहुत अच्छा है, क्यों? उनको टेंशन कम हो जाती थी उनकी। अब ये टेंशन कम होने की वजह से उनको लगता था भाई भाई अब मैं आराम से सो पाऊंगा। लाला जी को ये भूल गए कि अब धीरे धीरे ना यूथ बढ़ रहा था, लोगों को नए ट्रेंड्स पता चल रहे थे, क्या क्या आप ऑनलाइन चीजों को पे करिए, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी उससे। तो कोई आता था ना कि भैया ऑनलाइन पे कर दूंगा, सामान दे दोगे? लाला जी बोलते थे नहीं, सॉरी नहीं, माफ कीजिए। अब ये चीजें होने की वजह से अब क्या हुआ, इनको डिमोनेटाइजेशन की खबर पड़ी। इनको पता चला कि अब कैश जो इनके पास 500 और 1000 के नोट पड़े हुए थे वो हो गए बंद। लाला जी हो गए टेंशन में कि बाबा जिस चीज के सहारे वो रहते थे सबसे ज्यादा वो चीज बंद हो गई, जो उनके पास होल्ड रखा हुआ था वो सब बंद हो गया। लाला जी को बड़ी दिक्कत आने लग गई। लाला जी को कई दिनों तक दिक्कत फेस करते रहे, उनको लॉस पे लॉस हो रहा। क्यों? क्योंकि जनता ही नहीं आ रही थी कि पैसा सामान खरीदे, तो कहां से उनको फायदा होगा? लॉस पे लॉस हुए जा रहा था। इतना लॉस हो रहा है कि उनको एक दिन अपने छोटू को जॉब से निकालना पड़ा कि छोटू माफ करियो, हम तेरी सैलरी पे नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं हो रहा, क्योंकि जनता सामान खरीदने नहीं आ रही है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे क्या हुआ, छोटू को यहाँ पे काम नहीं मिला तो छोटू अपने गांव चला गया। लेस से वो गांव था उसका बिहार चला गया, वो वापस चला गया कि वहां पे थोड़े समय तक अपने जो उसके खेती से पैसा आता है उससे खा पी लेगा अच्छे से बढ़िया, और यहाँ पे उसको दिक्कत आने लगी। ओके सर, यही पॉइंट मैंने बेटा आपको वहां पे बताया कि सर आपको कैश की कमी पड़ने लगी, लोगों को ज्यादा जॉब से निकाले जाने लग गया और न्यूमरस पब्लिक को मार्जिनलाइज किया गया। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटे बच्चों। सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा LP का प्राइवेटाइजेशन। बेटा प्राइवेटाइजेशन में आपको सिंपल पुरानी क्लास याद कराता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से मैं हूं गवर्नमेंट, मैं ना हर चीज में होल्ड बना के बैठा हूं, ये चीज भी मैं कंट्रोल करूंगा, इसको भी मैं कंट्रोल करूंगा, इसको भी मैं कंट्रोल, या फिर मैं और अच्छे समझाता हूं, आपके पापा जब तक आप हो अभी आपको कंट्रोल कर रहे हो, धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी शादी होगी, धीरे वो भी आपको आके कंट्रोल करेगी, या फिर लड़कियां हैं तो वो दूसरे घर जाएंगी। तो सिंपल तो वही चीज, गवर्नमेंट पहले हर चीज को कंट्रोल कर रही थी, बेटों को, बेटी को, सबको पापा की तरह। फिर क्या हुआ, जैसे वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो वो अब उनकी बीवी उनको, या फिर वो उनके पति उनको कंट्रोल कर रहे हैं। सेम गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम अपना कंट्रोल कम कर देते हैं। सर कंट्रोल कैसे कम करेंगे? या तो सर हम अपना कंट्रोल बेच देंगे, या तो हम अपना कंट्रोल बेच देंगे या ट्रांसफर कर देंगे, दोनों में से कुछ एक भी कर देना। ट्रांसफर कर देना अपना कंट्रोल किसको? गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल उठा के प्राइवेट सेक्टर को पकड़ा दिया, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अब पढ़ो सर, इट मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ओनरशिप। सर अर्लियर द पब्लिक सेक्टर एंजॉयज द होल ओनरशिप। आपने बेटा मेरे साथ चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि ओनरशिप हर चीज को कंट्रोल कर रही थी, सॉरी प्राइवेट सेक्टर हर चीज को कंट्रोल कर रहा था, और वो बोल रहा था हम किसी और को कंट्रोल करने नहीं देंगे। अब वो चीज चेंज हुई, क्या हुई कि सर बट नाउ द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई। सर कितने तरीकों से? दो, ट्रांसफर कर दो ओनरशिप का, या फिर गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को सेल कर देती है, सेल कर देगी किसको? प्राइवेट सेक्टर को। सर करते क्यों है प्राइवेटाइजेशन? थोड़ा मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइवेटाइजेशन बोलूं मैं, क्या कंट्रोल हमें किसी और को ट्रांसफर क्यों करना है, तो आप क्या जवाब दोगे? सर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर मैं समझाऊं ना तो सिंपल समझो, हमने LPG क्यों लगाया था? क्योंकि सॉरी हमने क्लोज क्यों किया था, हमने ज्यादा कंट्रोल क्यों लगाया था? क्योंकि सर हमें डर था, हम रिकवर करना चाहते थे और एम्पावर करना चाहते थे। हमारे ये दो मोटिव थे, पर ये दोनों चीजें नहीं अच्छे से हो पा रही थी। सर रिकवर क्या, जो हमारा नुकसान हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको वापस से रिकवर करना था। ओके सर, और जो अभी पनप रहे थे यानी छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको एम्पावर करना था। बिल्कुल सर, बढ़िया। क्या ये अच्छे से हो पाया? नहीं सर, लिबरलाइजेशन वाली पार्ट वीडियो में हमने पूरा पढ़ा था, जिसने वो नहीं देखा प्लीज जाके उसको देखिएगा ताकि आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। अब सर उसमें हमने समझा कि वो अच्छे से नहीं हो पाया, अब ये चीज दिक्कत वहां दे गई, यहां भी दिक्कत,
दोनों जगह पे दिक्कत ही दिक्कत। इस वजह से हमने प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन में क्या हो कि जो चीज हम सोच रहे थे हम कंट्रोल करके अच्छे से चला लेंगे, हम इंडस्ट्रीज को अच्छे से कंट्रोल करके चला लेंगे, हमने कहा कि भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा, एक काम करते ये कंट्रोल हम किसी और को पकड़ा देते, वो अच्छे से कर देगा कंट्रोल। सर वो क्यों करेगा? मैं हूं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहती है सोशल मोटिव, यानी कि सबका भला हो, सबका विकास हो, सबका आगे बढ़े। जब एक प्राइवेट बंदे के हाथ में गया, फिर मान लो आपकी कंपनी होगी बेटा, और अच्छे से समझाऊं, गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज आपने थोड़ी बहुत देखी हुई हैं कि अगर मैं आपको पिक्चरों के हिसाब से दूं तो गवर्नमेंट स्कूल को पिक्चर में दिखाया जाता है थोड़ी बेसिक फैसिलिटीज या फिर बेकार फैसिलिटी। यहीं पर प्राइवेट स्कूल्स को इतना अच्छा दिखाया जाता है कि वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फैसिलिटीज का यूज हो रहा है। ये भी चीज है, सेम यही फर्क है। जब आप सोशल मोटिव के लिए कोई काम करता है तो वो इतना इन पे ध्यान नहीं देता, पर कोई अपना ही बिजनेस पे जब ध्यान देगा तो बहुत अच्छे से ध्यान देगा। सेम प्राइवेट सेक्टर भी तो यही है, जब आपको हम आपका ही बिजनेस बना के दे दें वो चीज कि अब ये आपका बिजनेस है, करो इसमें मेहनत, तो आप बिल्कुल बहुत अपनी जी जान लगा के बहुत अच्छी एफर्ट्स लगाओगे और बहुत अच्छी चीजें बनाओगे। बिल्कुल सर, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। ओके सर, इधर हम आके तो सर वाई इट इज दैट प्रोडक्शन सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग। हमने सोचा था प्रोडक्शन हमारा अच्छे से होगा, यानी कि सर हम पावर रिकवर वो अच्छे से होगा, वो नहीं हो पा रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्पेशली पीएसयूज, जो पीएसयूज कहते हैं सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सर जो हमारे उस समय पे क्या थे, बहुत ज्यादा फलक्रम बन गए थे। फलक्रम का मतलब क्या होता है सर, वो ना हमारे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के पॉइंट्स बन गए थे, उन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए थे जहां पे हमारी ग्रोथ डिपेंड कर रही थी। उनसे हमें बहुत उम्मीदें लगी हुई थी, पर वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। क्यों सर? अगर आप वर्ल्ड वाइड नॉलेज में जाओ तो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ज्यादा तेज हो रहा था, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। क्यों सर? उसके लिए हमें बाकियों से पहले कनेक्ट होना पड़ेगा और वो हम कर नहीं रहे थे। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोग अब उनसे कनेक्ट हो पा रहे थे, इसलिए हमने उनको भी कनेक्ट करा। नेक्स्ट सर, टू फाइनेंस पब्लिक सेक्टर। और दूसरी सर पब्लिक सेक्टर, यानी कि मेरे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के खुद के कुछ मोटिव्स थे। अब उसके लिए उसको पैसा चाहिए, खुद के रेवेन्यूज तो इतने अच्छे हो नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अपने स्टेक्स बेचकर जो पैसा आएगा उससे वो अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी। ओके सर, सर वही बात, कोई चीज करे हो तो उसका कुछ फायदा कुछ नुकसान मिलेगा। सर फायदा, इंक्रीज द एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जो मैंने आपको पॉइंट बताया बेटा, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि खुद का जब आप प्रॉफिट देखने लग जाते हो तो आप ज्यादा अच्छे से काम करोगे। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला, अपग्रेडेशन देखने को मिला, किसमें सर? टेक्नोलॉजी में। कैसे सर? सर आपने जरा देखा होगा कि मैं आपको अगर थोड़ा सा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं थोड़ा बताऊं कि जैसे जितने भी आपको ये नए नए फूड आइटम्स हैं, जितने भी आपको नए फूड आइटम्स हैं, वो कहाँ देखने को मिले? जब बाहर से कंपनीज आई या फिर बाहर की कंपनीज ने हमारे यहाँ के वेंचर स्टार्ट किए, तब हमें उतने ज्यादा नए नए फूड आइटम्स, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने को मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको अच्छे टच वाले फोन से, अगर मैं बोलूँ अच्छी टेक्नोलॉजी वाले फोन, तो आईफोन्स के आने के बाद से हमें जानने को मिले। ऑल्दो उससे पहले भी थे, पर अच्छी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा फोन जिसमें सर कॉल भी थी, जिसमें सर म्यूजिक भी बजता था, टाइम भी देखते, ऐसा फोन हमें आईफोन के आने के बाद ज्यादा चीजों को देखने को मिला, जिसको यूज करना आसान था। ऑल्दो नोकिया पहले था, नोकिया फिर विंडोज को सपोर्ट कर रहा था, इसने एनालॉग या फिर एंड्रॉइड सिस्टम को लेकर आया। मतलब आप अपनी फिंगर टिप्स आप चीजों को अच्छे से यूज कर पा रहे थे, ना कि विंडो को आपको पता है लैपटॉप में यूज करना है, फिर कंप्यूटर में यूज करना आसान है, बस अगर मैं फोन में दे दूं तो फोन में यूज करना नहीं आसान है। तो सर यही बात है, जब आप जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि बाहर की कंपनीज बोलूं या फिर मैं आप खुद एक सोशल मोटिव को छोड़ के आप अपने फायदे के लिए कोई काम देखने लग जाते हो, तो उसमें आप ज्यादा ज्यादा अपना एफर्ट्स पुट करोगे, ज्यादा एफर्ट्स पुट करके रह जाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉडरेशन एंड कंपटीशन मिलता है। सर वही लॉसेस क्या? सर हमने हमारी इकोनॉमी कैसे ही सोच रहे सर, इसका मतलब क्या था कि हमें ना हर चीज को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ जो हमारी जनता है उसके फायदे पे ध्यान दिया जाएगा। वो चीज क्या थी? अब सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सिमट के रह गई थी। क्यों सर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्यों सिमट के रह गई? क्योंकि सर हमने प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था, हमने अपने स्टेक्स बेच दिए थे। हमने स्टेक्स मतलब सर अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी थी। किसको सर? प्राइवेट सेक्टर को। वही पॉइंट बोल रहा है, सोशलिस्ट इंटरेस्ट इन इज हैम्पर्ड, इट इज लेफ्ट टू सर्वाइव इन थ्योरेटिकल ओवरव्यू। और सेकंड सर, जो वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, सर वही बात, अब कोई प्राइवेट सेक्टर आया है तो वो सबसे पहले कंपटीशन खत्म करना स्टार्ट करेगा। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले उन लोगों को निकालना की कोशिश करोगे जो आपसे वीक है। हाँ सर, तो सेम ये भी यही हुआ, प्राइवेट सेक्टर आया तो जो सोशल सोसाइटी या फिर बोलूं वीकर सोसाइटी थी वो थोड़ी कमजोर थी, तो उसको पूरा आउट किया गया। ओके सर इसका एग्जांपल सर सरसिला ट्रेजेडी के बारे में आपने किसी ने सुना हो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सरसिला एक सर आंध्र प्रदेश में एक जगह है। प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो वहां पे टैरिफ्स के रेट है ना पावर लूम्स की वजह से थोड़े कम कर दिए गए थे।
अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले वहां पे। उसे क्या है कि काफी ज्यादा पावरलूम इंडस्ट्रीज, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, उन पर बहुत इंपैक्ट आया, वो बंद पड़ गई काफी। इस चक्कर में वहां के लगभग अबाउट 50 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। ये एक ट्रेजेडी है, बट ये शोकेस कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट कितना बेकार था। पॉजिटिव भी बहुत अच्छा था तो नेगेटिव भी बहुत बेकार था, दोनों चीजें थी। ओके सर। सर इसी के अंदर ना एक एक्स्ट्रा में आपको पॉइंट दिया हुआ है, नवरत्न पॉलिसी। नवरत्न पॉलिसी क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं जाए कि नवरत्न क्या होता है सर? नौ रत्न, दो वर्ड से मिला है, नौ रत्न। नौ मतलब 9, रत्न मतलब सर रेयर चीजें। अब रेयर को यहां पर रिप्लेस कर दो, गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रोजेक्ट, सब कुछ रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज है तो ये नवरत्न था। गवर्नमेंट ने क्या किया इन 1966, इन ऑर्डर टू इंप्रूव इफिशियंसी, टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म, मतलब पूरी तरह से प्राइवेट को तो नहीं बेचना था। अब प्राइवेट को सिर्फ खुला छोड़ दे तो हर चीज को कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो यहीं पर नवरत्न पॉलिसी लाई गई। इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने 9 कंपनीज इंट्रोड्यूस की गई। 9 कंपनीज को क्या किया, रत्न में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि इन्होंने बोला ये गवर्नमेंट की ओन कंपनीज है, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी और गवर्नमेंट का प्रोफेशनलिज्म आपको, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को समझाएंगे भी कि आपको ये चीज करनी है या फिर ये नहीं करनी है। फिर बहुत बोले कंट्रोल फैक्टर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब सर इसके नाम क्या गया है आप थोड़े याद करिए सर। जैसे IOCL आपने नाम सुना होना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आपने इसका फ्यूल यूज करते हो। सर HPCL एंड सर आपका सेल, भेल, गेल, IPCL, NTPC। सर ये प्लीज नाम जरूर याद रखिएगा। क्यों सर? भूल गए? MCQ, बड़े होकर MCQ बनेगी। ओके सर। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा आपका लास्ट पार्ट, ग्लोबलाइजेशन। सर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सर रिपीट फर्स्ट क्लास का। ग्लोबलाइजेशन मतलब सर इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो? सर हमारी देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। सर कैसे होगी? उनको यहां बुलाओ या फिर आप वहां तक जाओ, दोनों चीजों में से कोई एक। बस सर हमारे देश की इकोनॉमी को किसके साथ इंटीग्रेट करो? वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। सर कैसे हो गया? आप वहां जाओ, उनको यहां बुलाओ, वही चीज यहां बोल रहा है। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। सर जो ट्रेड बैरियर्स हमारे पहले लगे हुए थे कि मतलब आप यहां आ नहीं सकते, आना है तो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी या फिर कोटा सिस्टम, ऐसी चीजें, उन सब चीजों को हमने हटाया ताकि वो लोग आए या फिर हम वहां तक जा सके, दोनों चीजें। सर ग्लोबलाइजेशन में बी रेफर्ड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मतलब सर हम अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस दे रहे हैं आपको। सर हम प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस को। इन वर्ल्ड इकोनॉमी इट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिबरलाइजेशन। मतलब कि सर हम थोड़ी फ्रीडम भी दे रहे हैं और आपको प्राइवेट भी कर रहे हैं कि आइए और आइए इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे। ओके सर। सर एक बार रिपीट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है सर हम है ना अपनी देश की इकोनॉमी को क्या करते हैं, ओपन अप करते हैं, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि आइए हमारे साथ ट्रेड कीजिए। इससे होगा क्या, हमारी इकोनॉमी किसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगी? वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ओके सर। नेक्स्ट सर हम आगे बढ़ते हैं। वही सर हमने ग्लोबलाइजेशन करने के लिए क्या क्या चेंजेस करे आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि सर FDI पुराने उस टाइम पे 40% तक अवेलेबल था या फिर अलाउड था, उसको सर कितना 51% तक अलाउ कर दिया गया। कितना? 51%। दूसरा सर उसी में ही ऐसी 47 इंडस्ट्रीज को हाईलाइट किया गया कि इनमें आप आइए और विदाउट परमिशन आपको परमिशन मिल जाएगी, आप आपके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। पहले हर चीज के लिए परमिशन अलाउड थी, अब ऑटोमेटिक परमिशन दे दी गई और 51% से 100% तक की आपको परमिशन अलाउड की गई। ओके सर। नेक्स्ट सर पार्शियल कन्वर्टेबल। मतलब कि सर पार्शियल कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है आपको पता है बेटा कि करेंसी है जो हमारी देश की रुपीज है, उसका रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर हर रोज बदलता है। हाँ जी सर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये अब रेट पार्शियल कन्वर्टेबल मतलब कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा, ना कि सिर्फ हमारे अकॉर्डिंगली। सर इससे फायदा क्या होगा आपको थोड़ा याद पता होना चाहिए कि उस समय पे हमारी डिवैल्यूएशन हुई थी। हमारी डिवैल्यूएशन मतलब सर गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को थोड़ा सा घटाया था, कितना 20% से घटाया था ताकि सर एक्सपोर्ट बढ़ सके। सर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ जाएगा? देखो आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई है, मतलब आपकी यहाँ की चीजें सस्ती पड़ेंगी। आपकी यहाँ की सस्ती पड़ेंगी मतलब लोग आपसे ज्यादा खरीदेंगे, आप मतलब खरीदोगे तो भारत सामान भेजोगे, एक्सपोर्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट सर लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट्स। मतलब कि सर हमने जो भी अदर कंट्रीज के साथ उनके साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए। मतलब कि सर आज आप ट्रेड करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आप लंबे समय तक जुड़े रहोगे। और सर लास्ट में सर काउंटर सिस्टम। सर क्वांटिटेटिव जो हमारे
हमने काफी ज्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, कोटा सिस्टम लगा रखा था। जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कोटा सिस्टम, सर ये हटाया हमने। सर इसे ये हटाने का हमारा है ना दो पॉइंट दिखाए जाते हैं। सर जब हमने ये हटाया तो हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, और दूसरा डब्ल्यूटीओ भी हमसे यही चाहता था। सर डब्ल्यूटीओ, बेटा डब्ल्यूटीओ भी आगे आएगा, वो भी हमसे यही चाहता था कि जब हम उससे जुड़ना चाह रहे थे तो डब्ल्यूटीओ हमसे यही चाहता था कि आप कोटा सिस्टम हटाइए। कोटा सिस्टम हटा तो ये भी आ गया। ओके सर, कोटा सिस्टम मतलब सर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई गलत मत लीजिए ना। ओके सर, सर वही बात, कोई चीज कर रहे हो तो कोई उसके फायदे भी गिनाएगा और कोई उसके नुकसान भी गिनाएगा। सर सबसे मेन फायदा क्या होना चाहिए आप बताओ? सर सबसे मेन फायदा मेरे हिसाब से ना बताओ क्या होना चाहिए? हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारा जो नुकसान होता था वो कम हो जाए, जो महंगाई थी वो भी कम हो जाए, जो हमारे पास ना, जो हमारे देश के लेकर प्रेजेंटेशन थी, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंपनीज, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर प्रेजेंटेशन थी, वो अच्छी हो जाए। क्या क्या सर, एक बार रिपीट, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाए, हमारा नुकसान कम हो जाए, हमारी महंगाई कम हो जाए, और हमारी जो कंपनीज को लेकर गलत इमेज थी वो अच्छी हो जाए। पढ़ो पॉइंट्स। सर पोस्ट एलपीजी के बाद क्या हुआ कि हमारी जीडीपी कितनी ग्रोथ कर गई? सर 5.6% से 8.2% पर एनम के स्पीड से ग्रो करने लगी, स्पीड सॉरी मतलब रेट से। सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इतना ज्यादा अच्छा हो गया कि हमारी आईटी इंडस्ट्रीज को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के साथ जोड़ू तो अपने इन्फोसिस का नाम सुना होना चाहिए मेरे बच्चों। इन्फोसिस वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी, अगर मैं आपको बोलूं, आपने सुना होना है कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर, किसी कंपनी को अपने शेयर खरीदने बेचने हैं तो उसको एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना पड़ता है। हाँ जी सर, इन्फोसिस वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन इंडियन एंड फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज बोथ। मतलब सर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट है वो कंपनी, और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट हुई, पहली कंपनी, यानी कि फॉरेन के लोग भी अब उसके शेयर्स खरीद सकते थे वहीं पे। दैट शोज द आपका ग्लोबल रिकॉग्निशन कितनी अच्छी मिली थी आपको। नेक्स्ट सर हमने पॉइंट डाला था कि हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो जाए। तो फिस्कल डेफिसिट था जो 8.5% है वो कम से कम पे आ गया 3.5% पे। नेक्स्ट सर, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ना फॉरेक्स होता है, वो याद है सर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ बाहर से खरीदना है तो आपको डॉलर चाहिए होता है। अब वो डॉलर नहीं होगा तो दिक्कत आ रही थी, तो वो डॉलर बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर? सर अगर मैं आपको लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से बताऊं 2021 में, तो वो कितना है 63.31 डॉलर्स और 63.614 बिलियन डॉलर्स, इतना ज्यादा ग्रोथ आ गई। ओके सर, नेक्स्ट सर हमारा इन्फ्लेशन जो सर कितना गिर गया? इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन वाज इन द रेंज ऑफ 6 to 9%। सर मतलब जो पहले बहुत ज्यादा था वो 6-9% के आसपास रेट पे आ गया। बहुत ज्यादा कितना? अगर मैं आपको लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग ले जाऊं तो वो आपको 14% के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ओके सर, नेक्स्ट सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब सर अब ये बेसिक वाले हैं, तो मतलब अगर अब ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा तो बाहर की कंपनीज आएंगी तो वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी सर, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर बढ़ने लगी। सर मतलब उसका एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला। बहुत अच्छा जंप कितना सर? सर कितना नहीं, ये पूछो कैसे कैसे सर फॉरेन जंप कैसे देखने को मिला? सर आपको पता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, जिसको भी अगर पता है तो पहले से बता दो, वो मत बोलना जो बेसिक लगे बहुत। मैं आपसे पूछूं कि व्हाई एवरी कंपनी वांट टू कम टू इंडिया? सोचो और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर मैं एक बार रिपीट, व्हाई एवरी कंपनी वांट टू कम टू इंडिया? सर आपके मैक्सिमम बच्चे ये जवाब देने की कोशिश करेंगे कि सर हमारे पास ज्यादा कंज्यूमर बेस है, या फिर मैं बोलूं हमारे पास ज्यादा लेबर बेस है। लेबर मतलब सर चीज, हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता पड़ता है। सर हाँ, पर अदर चीजों भी देखो ना, तो आपके पास जो रिसोर्स का एनरिचमेंट है, आपके पास ना आपको दिखता है कि आपके लॉस बढ़े या फिर टैक्सेशन बहुत हार्ड है, बट यहाँ पर सर अगर आप इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखो तो लॉज ने कई सारी पावर्स भी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल एसईजेड्स का नाम सुना होना चाहिए आपने, सर एसईजेड की पॉलिसीज आपने सुनी होंगी, तो ये सारे उनको फायदे देते हैं। इससे क्या है, ये लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, और ये सर इन्हीं को फायदे भी देते हैं। अगर सर मैं आपको बोलूं कि ना 140 करोड़ की जनता है, बट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बेस है, कंज्यूमर बेस होने की वजह से ही हम ज्यादा डिसीजन को भी इंपैक्ट करते हैं किसी कंपनी के, कि कंपनी कुछ करना चाहती है तो हमारे लिए अकॉर्डिंगली भी चीजों को चेंज करती है। हाँ जी सर, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। नेक्स्ट सर अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट, लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसी हैज caused a significant shift from structure to Indian market। मतलब सर मोनोपोली आपने मार्केट सुना होगा कि सर सिंगल सेलर सिचुएशन गवर्नमेंट थी, वो शिफ्ट हो गया कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब कि मैनी सेलर्स,
ज्यादा बायर्स हैं तो उनके लिए अच्छे सारे सेलर्स ज्यादा होंगे, तो सर प्राइसेस में कंट्रोल भी आएगा, क्योंकि कोई बढ़ाने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको अपने आप कंट्रोल कर लेगा। ओके सर। नेक्स्ट सर वही चीज, कोई अच्छा कर रहा है तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं दिखेगा। सर नेग्लेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब सर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बिल्कुल भूल ही गए थे उस समय पे, और उसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो 2 to 3% के आसपास आ गई। सर स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो भी बहुत स्लो हो गई, क्योंकि सर बाकी तो बढ़ने लग गए, बाकी सर कौन से जो बाहर से आ रहे थे वो लोग तो अपने आप को ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिए, और जो हमारे खुद के थे उनकी ग्रोथ कम हो गई। दूसरा सर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग गई। सर क्यों? क्योंकि वही सर अच्छे एम्प्लॉयज या फिर बोलो अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज उनकी कमी पड़ गई थी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट कर रहा है। एंड इनफेक्टिव टैक्स पॉलिसीज एंड डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अगर मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में थोड़ा समझाऊं तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में हमने लगभग सोचा था कि हम एक सेकंड बेटा बच्चों, हम लगभग 56,000 के आसपास की डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। सर 56,000 करोड़ इतनी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो कितनी हुई सर? वो सिर्फ हुई 34,500 के आसपास, अबाउट इतनी ही हुई थी जहां तक मेरा क्लियर है। हाँ सर 56,000 करोड़ के हमने सोचे थे कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा, हम अपने प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, मतलब गवर्नमेंट सोच रही है ये। कितना हुआ वो सर? 34,500। नेक्स्ट सर टैक्स पॉलिसीज, हमने जो टैक्स पॉलिसीज बनाई थी, इवन तो हमें लग रहा था कि हम टैरिफ्स यानी कि हम सर इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस यानी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर रहे हैं, टैक्सेस को हम थोड़ा कम कर रहे हैं, तो उससे हमें फायदा मिलेगा। बट सर इससे ना हमें लगा कि ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा, उल्टा हो गया। टैक्स रेट तो कम हुए पर टैक्स पे करने वाले नहीं बढ़े। और भी सर कई सारे फायदे जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज इसको समझ लीजिएगा। ओके सर। नेक्स्ट हम आखिरी पार्ट पे आ रहे हैं अपने। सर आपकी चैप्टर का आखिरी 2 पॉइंट है, आउटसोर्सिंग और डब्ल्यूटीओ। पहले डब्ल्यूटीओ समझ लेते हैं। सर डब्ल्यूटीओ क्या है, क्यों है? सर आपको पता है कि सभी देश आपस में ट्रेड करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही तरीके की बात, सही बात कही। सभी देश आपस में ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं। ये उससे खरीदता है, हम रशिया सॉरी आपस में ट्रेड करते रहते हैं। ठीक, तो रशिया और सॉरी इंडिया ट्रेड करता है बाकियों के साथ। अब बाकी लोग हमारे यहाँ जैसे पॉलिसीज थी, ऐसे कहीं और भी कोई ना कोई पॉलिसी होगी। हाँ जी सर बिल्कुल होगी, इससे विवाद हो सकता है। सर एक एग्जांपल, इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, क्या ट्रेड में विवाद नहीं होता? अभी कोई दिक्कत हो जाए, हम अपने टमाटर रोक देते, वो कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करते पर बेचारे रोक नहीं पाते। अभी का हाल फिलहाल का एग्जांपल लो, हमारी क्रिकेट टीम्स, तो ऐसी कई सारी चीजें। तो सर ये हमारी पॉलिसी है। अब इससे क्या है, दोनों देश का नुकसान होता था। कैसे सर? हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, या फिर उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, इससे सर दोनों चीज नुकसान। अब इसको ठीक करना है तो क्या करो? इसको ठीक करना है ना तो एक ऐसा बंदा अपॉइंट करो जो इनकी दिक्कतों को खत्म करे। तो अर्लियर ना हमने इस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका नाम दिया था गैटो, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन। गैटो क्या करता था, इन्हीं सभी देशों को साथ मिलकर इनके लिए अकॉर्डिंगली रूल्स एंड लॉज बनाता था। पर ये ना ये फैसिलिटेटर के रूप में था। फैसिलिटेटर मतलब सर इसके लॉज बन गए तो थोड़ा इतना फोकसली कोई ध्यान नहीं दे रहा था, या फिर बोलूं कम कंट्रीज भी थी। अब हमें ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीज के साथ उनका समर्थन, उन लोगों के बीच में एक पीसफुल ट्रेड को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए हमने उसको नाम दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन सेट अप टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। अर्लियर वर नोन एज गैटो। गैटो सर फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। सर बेनिफिट ऑफ मेंबर टू बी डब्ल्यूटीओ, आप डब्ल्यूटीओ के जब मेंबर बन जाते हो तो आपको क्या क्या फायदे मिल जाते हैं? पहली बात, ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। मतलब सर जब इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना तो उसको फायदा क्या हुआ? बाकी देशों से कनेक्ट होने का मौका मिला, तो आप नए एवेन्यूज यानी कि नए मौके खुल गए उसके लिए। ओके सर। नेक्स्ट सर ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू द एंड ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब सर अब जो भी कोटा रिस्ट्रिक्शन हमारे देश में लगी हुई थी, मैंने आपको एक पॉइंट पीछे बढ़ाया था कि मैं वापस पाऊंगा कि सर डब्ल्यूटीओ चाहता था कोटा रिस्ट्रिक्शन था आप हटा दो, मतलब कि सर ये चीज करनी है तो इसमें ये ही कर सकता है। कोटा मतलब जैसे आप एक रिजर्वेशन को कहते हैं कि आप, जैसे मैं आपको थोड़ा एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊं तो प्लीज कोई गलत मत लेना कि आपको मैं एग्जाम करते तो एग्जाम में अलॉट करे जाते हैं कि इतनी सीट्स एसटी को, इतनी एससी को, ये सब चीजें। तो सेम ऐसे ही ना गवर्नमेंट ने भी कोटा लगा रखा था कि इसमें काम करना है, इस सेक्टर में काम करना है तो गवर्नमेंट करेगी, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ये चीजें। जब ये हटाना तो इससे क्या सबको मौका मिल गया उसमें मार्केट में ट्रेड करने का, उसमें आगे बढ़ने का, इस चीजों का मौका मिला।
ये चीज जब मौके मिलते तो आप आगे बढ़ पाए। ओके सर, इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ा। इंडियन एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ड्यू टू द अग्रीड रिडक्शन इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा एक्सपोर्ट आया और सर इंडिया गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज अदर डेवलपिंग कंट्रीज डिड। साइमल्टेनियसली इंडिया एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर कलेक्टिवली अलोंग विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब सर जब आपको ज्यादा मौके मिले तो आपने ज्यादा ग्रोथ दिखाई, ज्यादा आगे बढ़े, आपको एक्सपोर्ट बढ़ा, आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट बढ़ा, आपने कोटा सिस्टम हटाया, इससे बाकी देशों को आपके साथ ट्रेड करने का मौका मिला, कंज्यूमर सॉवरेनिटी बढ़ जाती है। सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी कैसे बढ़ती है, एक बार रिपीट सर, बाकी कंपनीज आएंगी, नई वैरायटी ऑफ गुड्स भी देखने को मिलेंगे, कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, ज्यादा अच्छे गुड्स और ज्यादा अच्छी क्वालिटी और ज्यादा अच्छा प्राइसेस देखने को मिलेगा। तो इससे ये फुल विन विन सिचुएशन बना दी हुई है डब्ल्यूटीओ का, आप जैसे मेंबर बन जाते हो। और आखिरी बट नॉट द लीस्ट, आउटसोर्सिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग सर आपने क्लास 11 में पढ़ा होना चाहिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करके एक चीज होती है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग? सर जब है ना बिजनेस का कोई काम होता है हम उसको बाहर करवाते हैं। सर एक एग्जांपल दो, लेट्स से आपने एडिडास, लेवे, इन सब का नाम सुना होगा। सर ये करते क्या है, ये शूज और जीन्स इनके ब्रांड्स हैं। सर जब इन शूज या जीन्स को हम बनाते हैं, इन जीन्स को ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसका डिजाइन बनाते हैं। अब डिजाइन बन जाता है तो इसके बाद सर फिर इसकी प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन कौन करेगा? सर प्रोडक्शन के लिए ना ये लोग ऐसे लोकल वेंडर्स या फिर लोकल सप्लायर्स को पकड़ते हैं, तो ये इनके अकॉर्डिंगली इसके पूरे डिजाइन को बना के देते हैं। ओके सर, इसी चीज को आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेसेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड टू पेनिट्रेट इन लोकल मार्केट। मतलब कि आप उस मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, आप लोकल मार्केट में यहाँ पे काम करने के लिए, जैसे आपने अभी सुना होगा कि टेस्ला या फिर मैं अदर आईफोन वगैरह अपना यहाँ पे प्लांट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लोगों को लग रहा है कि इनके जो प्राइसेस हैं आईफोन के वो इंडिया में घट जाएंगे। ये सब क्यों? सर लोकल मार्केट में पेनिट्रेट, यानी वहां पे ज्यादा सर्वाइव करने के लिए आपको मौके मिल जाएंगे जब आप वहीं पर प्रोडक्शन करवाओगे और वहीं से बेचोगे सामान को। ओके सर, सर इससे होता है इंडिया को क्यों एक अच्छा सोर्स या फिर बोलो एक अच्छी प्लेस ऑफ आउटसोर्सिंग माना जाता है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। सर वही पुराने पॉइंट्स, व्हाई एवरीबॉडी वांट टू कम टू इंडिया। पहला पॉइंट चीप लेबर, दूसरा सर हाई रिसोर्सेज, हाई कंज्यूमर्स। हाई कंज्यूमर सर ज्यादा कंज्यूमर मिल जाते हैं आपको मार्केट के अंदर। ज्यादा कंज्यूमर है तो मतलब कि आपको ज्यादा ऑफर, आप ज्यादा सामान बिकने के चांसेस है, ज्यादा सामान बिकने के चांसेस मतलब कि ज्यादा अच्छा रेवेन्यू होगा। दैट्स ऑल द पॉइंट। मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को कम और ज्यादा करने के यहाँ पे और एक्सपेक्ट रखते हैं। इसी के साथ आपका आउटसोर्सिंग या फिर बोलो आपका चैप्टर 3 पूरा खत्म होता है। यहीं पे हमारा इसकी डिस्कशन खत्म होती है। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, और हंस रहे, मुस्कुराते रहे और आते रहे अतुल सागर क्लास में। जय हिंद, जय भारत।